ऑल टाइम हाई के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी है। इस बाजार में निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल से। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। पहली कॉन्वर्सेशन है हमारी इस साल की आपके साथ। मेरा पहला सवाल आपसे, हालांकि ये सवाल पहला सवाल नहीं होता, लेकिन प्राइस एक्शन के बाद आईटी स्टॉक्स पर आपका अब व्यू क्या है, और आज जिस तरीके से इतनी गिरावट आई है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आईटी स्टॉक्स में इस समय क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, अभी इसका रिजल्ट सीजन में सबसे पहले आईटी सर्विसेज कंपनियां रिजल्ट देती हैं। तो जो जो सेल साइड है, एनालिस्ट हैं, वो अपने अपने एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस आई हैं और मिक्स्ड टाइप की आउटलुक रहेगी। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस आई हैं, तो कुछ हद तक मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। दूसरा, अगर हम आईटी सर्विसेज का मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, तो एक ट्रेंड 2010 से 2019 तक का था, जब रेवेन्यूज में सब 10% की ग्रोथ आती थी और प्रॉफिट्स में डिपेंडिंग ऑन रुपी डिप्रिसिएशन उसके प्लस माइनस चलता था। तो जो कोविड का पीरियड था 2 साल 2021, उस समय ग्रोथ काफी बढ़ गई थी और एक वैल्यूएशन में भी छाल आया था। अब अगर हम देखें तो जो स्पेशली बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनमें वापस से जो 2020 से पहले के ट्रेंड थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो वापस आ रहे हैं। मतलब सब 10% सेल्स ग्रोथ एंड रुपी डिप्रिसिएशन को मध्य रखते हुए प्रॉफिट प्लस माइनस रहेगा। तो जो डिस्काउंट रेट आपने वहां पे उस पीरियड में देखा 2010 से 2020 के बीच में, धीरे धीरे आप देखोगे कि आईटी सर्विसेज वहीं पहुंचेंगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ पे एटलीस्ट हमें लगता है कि जो नंबर्स, जो जो रिटर्न्स होंगी, वो बेस्ट केस में अर्निंग ग्रोथ जितनी रहेंगी शायद उससे कम रहेंगे। ओके, चलिए। तो आईटी में थोड़ा सा दिक्कत है इस समय। मार्केट की लीडरशिप पूरी तरीके से बैंकों के पास रही इस साल, पिछले साल, खासतौर से पीएसयू बैंक्स और सेकेंड टियर प्राइवेट बैंक्स। 2026 में क्या ये रिपीट होगा आपके हिसाब से? क्या यहाँ अभी भी पॉजिटिव रहे? लेंडर्स हैव वैल्यूएशन टेलविंड्स। अगर आप देखो तो जो बड़े बैंक हैं हमारे यहाँ, लोग बहुत ज्यादा फोकस आरओए आरओई जैसे पैरामीटर पे करते हैं। वो जहां है वहां रहेंगे। पॉइंट इज कि अब जो ग्रोथ है 12 से 15% के बीच की, प्राय हर बड़े बैंक की आरओई इसके करीब या इससे ज्यादा है। तो पास्ट में आप ज्यादा ग्रो कर रहे थे, आप हर पीरियड में आके पैसे उठाते थे और ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए, अब वो नहीं है। तो वर्सेस इन दी पास्ट जो बड़े बैंक हैं, उनमें नॉन डाइल्यूटिव ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम 15% के आसपास की लॉन्ग पीरियड का अगर ग्रोथ इन अर्निंग्स के स्टॉक्स देखें, तो इनकी वैल्यूएशन कम दिखती है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी ऐसा लगता है। इमीडिएट टर्म में बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हेडविंड रहेगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसी उसमें बाय एक्सटेंशन अगर हम कुछ एनबीएफसीज को देखें, तो वहां पे ग्रोथ कैन बी हायर, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट्स वुड बी टेलविंड फॉर देम एक्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फोकस्ड एनबीएफसीज। अच्छा प्रतीक जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये इस बार के सेल्स फिगर आपने देखे, आई मीन अगस्त के उस जीएसटी कट के बाद से, मतलब सितंबर के उस जीएसटी कट के बाद से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा दिसंबर। और आप स्टॉक्स में प्राइस स्ट्रेच देखिए, मारुति एट ऑल टाइम हाई, आयशर ऑल टाइम हाई, लुक एट अशोक लेलैंड सर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अभी फ्रेश बैंक की गुंजाइश किसी ऑटो स्टॉक में है क्या? आई मीन कंफर्टेबल कहाँ पर हैं? और अभी ऑटो यहाँ से लीड करेगा आपको लगता है अलॉन्ग विद बैंक्स?
अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखोगे शॉर्ट पीरियड की, तो आपको ऑटोज में मायूसी नहीं मिलेगी। शॉर्ट पीरियड अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ओके, पर जब हम इंडियन ऑटो कंपनीज को खरीदते हैं तो हमको थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू भी रखना चाहिए, और वहां पे मेरे को एक डायकोटोमी दिखती है। वो ये कि एक अलग तरीके से बताता हूँ, दुनिया में हर जगह आपको ईवीज की तरफ मार्केट शेयर मूव होते हुए दिख रहे हैं, और ईवीज के कंपनियों के भाव में स्ट्रेंथ है। टू मेक अ केस कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा और आइस कंपनीज ही चलती रहेंगी और न्यू हाइज बनाती रहेंगी, जरा मुश्किल पड़ता है। तो अनलेस आप ये देखो कि एक आइस कंपनी हो सकती है, स्टार्टिंग में कोई कुछ भी हो सकता है, पर अगर उसकी ईवी स्ट्रैटेजी है और ईवीज में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, तब मेरे दिमाग में कोई केस बनता है। अदरवाइज केस कैसे बनेगा कि ये जो स्ट्रेंथ है वो लंबे समय तक शायद कायम नहीं रहेगी। पर हाँ, अगर आप एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, एक साल शॉर्ट पीरियड के लिए आप देखते हो, तो आपको नंबर्स में मायूसी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। पर लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टर के लिए धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेंड्स को भी मद्देनजर रखते हुए वन शुड लुक फॉर पीपल हु फॉर कंपनीज जहां पे आप या तो हाइब्रिड की तरफ जा रहे हो, हाइब्रिड का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, वो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है हमारे हिसाब से। अंत में आप ईवी पहुंचोगे तो वो देखना है। जो सीवीज हैं वो वहां पे इसका डर नहीं है, तो वो लंबे समय तक जैसे हैं वैसे रहेंगे। वहां पे साइक्लिकल ट्रेंड्स फेवरेबल होने की उम्मीद है, तो वहां पे पॉजिटिविटी है। ओके, अच्छा एक और चीज़ सर, 2025 जो चला गया वो कमोडिटीज़ के लिए सबसे, अगर आप देखें, बेहतरीन साल रहा, वेदर इट्स प्रीशियस मेटल्स या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स। अभी भी 2026 में जिस प्रकार की डायनामिक्स हैं इस वक्त, डिमांड सप्लाई, अभी आप क्या कहते हैं? आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में कितना अंश अभी भी देना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, मेटल्स में, माइनिंग में भगवान ने सबको बहुत दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि धरती पे नहीं मिलता और आपको उससे ज्यादा चाहिए। हाँ, जियो पॉलिटिक्स कभी कभी कुछ चीजों में दिक्कतें पैदा कर देती है। ओके, और दूसरी चीज जो होती है वो ये कि जब मेटल के भाव बढ़ते हैं और लगता है कि वो बढ़े रहेंगे, तो सप्लाई आ जाती है। एक परसेंटेज वाले और जो कि पहले शायद प्रॉफिटेबल ना होते हों, वो एक अलग भाव पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो मेटल माइनिंग में हमेशा ये दुविधा रहती है। सो हमारे हिसाब से ये एक शॉर्ट पीरियड मोमेंटम ट्रेड बन सकता है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें बने रहना बहुत चैलेंजिंग होता है, अनलेस कि कोई कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंशन भी कर रही हो। तो हमारे हाउस में अगर आप देखोगे तो प्राय ये स्पेस नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल फिर, 2026 में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थीम क्या होगी? देखिए, थोड़ा सा हम पीछे से पास में आते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट आएगा। 2024 में हमारे मार्केट में वो चला जो बाहर भी चल रहा था, जो ग्लोबल थीम्स है। ओके, इट कुड हैव बीन रिन्यूएबल्स, डिफेंस, ईवी उस समय था ही नहीं, न्यू टेक वगैरह चीजें। 2025 में बाहर ये सारी चीजें चलती रहीं, बट हमारे यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट चीजें चली। जैसे कि शायद बैंक्स, जैसे कि शायद आईटी भी थोड़ा ठीक ठाक थी, और बाकी ओल्डर इकोनॉमी स्पेसेस क्लोज टू इंडेक्स स्पेसेस। ना, इसका शायद एक बड़ा रीजन एफपीआई की कॉन्टिन्यूस सेलिंग था। तो अब अगर हम 26 की अटकलें लगाएं कि क्या हो सकता है, तो इसमें पहला तो यही देखना है कि बाहर वाले विल दे कंटिन्यू टू सेल, और
there will at least be a pause in selling. Buying का हम केस नहीं बनाते, but at least a pause in selling. अगर सेलिंग इंटेंसिटी कम होती है तो वापस से हमको लगता है कि जो ग्लोबल थीम्स जैसे कि 24 में चली थी उनका टाइम वापस आ जाएगा। पर अगर ये सेलिंग इंटेंसिटी चलती रही तो जैसा 25 में हुआ था, समथिंग सिमिलर वन शुड एक्सपेक्ट इन 26। मेरी उम्मीद ये है कि चांसेस ऑफ सेलिंग रिड्यूसिंग इज हाई, क्योंकि हमारी रिलेटिव वैल्यूएशंस काफी चेंज हो गई हैं। काफी बैड न्यूज प्राइस में है। जो ग्रोथ स्पेसेस हैं वहां पे भाव गिरे हैं और अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो वैल्यूएशन करेक्शन भी काफी हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चांसेस ऑफ what worked, let's say in 24 and the newer spaces more keep getting added, उनका चांस 26 में बेहतर होता है। पर अगर आप एफपीआई की सेलिंग का जो कंटिन्यू देखोगे तो 25 वाला ही समीकरण वापस बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं।